चलो दोस्तों, हमने बैक्टीरिया में प्रजनन को पढ़ा, पोषण को पढ़ा। अब हम यहाँ पर जानेंगे लाभदायक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया लाभदायक भी होता है और हानिकारक भी होता है। पहले भी बताए थे, यहाँ भी बताने जा रहे हैं। तो लाभदायक बैक्टीरिया किस तरह से हमारे लिए लाभदायक है बैक्टीरिया, इस चीज़ को यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं लाभदायक बैक्टीरिया के बारे में। लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का नाम है जो हमारे लिए लाभदायक बैक्टीरिया है। कैसे? ये कार्बोहाइड्रेट का किण्वन करते हैं। ये लैक्टोबैसिलस जो है ये कार्बोहाइड्रेट का किण्वन करते हैं, इसलिए इसका उपयोग जो है खमीर बनाने में होता है, बेकरी उद्योग में पाव रोटी बनाने, बिस्कुट बनाने, केक बनाने में किया जाता है लैक्टोबैसिलस का। समझ में आया? तो लैक्टोबैसिलस ये जो बैक्टीरिया है ये कार्बोहाइड्रेट का किण्वन करता है। इसका उपयोग खमीर बनाने में, बेकरी उद्योग में होता है, पाव रोटी बनाने में, बिस्कुट बनाने में, केक बनाने में। आराम से समझ में आ रहा है कि लैक्टोबैसिलस ये कार्बोहाइड्रेट का किण्वन करते हैं, इसलिए इसका उपयोग बिस्कुट फैक्ट्री, केक बनाने में, पाव रोटी बनाने में किया जाता है। ये खमीर बनाने में भी होता है। किण्वन क्या होता है? किण्वन क्या होता है? ये किण्वन क्या होता है? तो किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है। किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है। इस क्रिया में कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा का निकासी के रूप में जाना जाता है। इस क्रिया को, यानी इस क्रिया में ना कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा का निकासी होता है, यही इसी को कहते हैं हम किण्वन। ठीक है, तो किण्वन लैक्टोबैसिलस जो है कार्बोहाइड्रेट का किण्वन करता है। लैक्टोबैसिलस याद रहेगा। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उसको हम दूध से दही जमाने में, कुछ बैक्टीरिया हमको दूध से दही जमाने में मदद करता है। तो कुछ ऐसा बैक्टीरिया है जिसके कारण हम दूध से दही जमा पाते हैं, पनीर बनाते हैं, शर्करा से अल्कोहल बनाने में मदद मिलता है। कुछ एसिटिक अम्ल के बैक्टीरिया होते हैं जो माइकोडर्मा अल्कोहल को विनेगर में बदल देते हैं। ठीक है, एसिटिक अम्ल की बैक्टीरिया जो होते हैं, एसिटिक अम्ल के बैक्टीरिया वह माइकोडर्मा अल्कोहल को विनेगर में बदल देते हैं। ठीक है, माइकोडर्मा अल्कोहल को विनेगर में बदलने का काम एसिटिक अम्ल के बैक्टीरिया करते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया को हम चर्म उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ बैक्टीरिया का चर्म उद्योग में, तो चर्म उद्योग में चर्म शोधक के लिए उपयोग में लाया जाता है। कुछ बैक्टीरिया का उपयोग चर्म उद्योग में होता है जिसमें चर्म शोधक के रूप में होता है। ठीक है, जूट उद्योग में भी कुछ बैक्टीरिया का रेशे को अलग करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। कुछ बैक्टीरिया को जूट उद्योग में उपयोग में लाया जाता है। क्यों? तो रेशा को अलग करने के लिए। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया जो है हमारे आंत में पाए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया हमारे आंत में पाए जाते हैं, ये अपशिष्टों के निम्नीकरण में मदद करता है। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे आंत में पाए जाते हैं जो अपशिष्टों को निम्नीकरण में मदद करता है। अपशिष्टों को निम्नीकरण में मदद हमारा अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरिया ही कहते हैं। उसको कहते हैं बैक्टीसेइडिड्स। ठीक है, बैक्टीसेइडिड्स याद रहेगा। मटर, चना, अरहर हो गया, यानी दलहनी जो भी फसलें हैं उनके पौधों की जड़ों में के गांठों में ना राइजोमियम नाम की बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोमियम। ठीक है, तथा ये क्या पौधों की जड़ों की गांठों में तथा मिट्टी में नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने में मदद करता है। ठीक, इस तरह से देखें कि लाभदायक बैक्टीरिया हमको कहाँ कहाँ मदद करता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। ये लैक्टोबैसिलस जो कार्बोहाइड्रेट का किण्वन करते हैं, इसका उपयोग खमीर बनाने में, बेकरी उद्योग में होता है, पाव रोटी बनाने में होता है, बेकरी उद्योग में पाव रोटी बनाने में, बिस्कुट बनाने, केक बनाने में होता है। किण्वन क्या है? तो किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है। किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है, याद रखिएगा। ये कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा का निकासी करते हैं। ये क्या है? दूध से दही जमने में हमको बैक्टीरिया मदद करता है, पनीर बनाने में बैक्टीरिया मदद करता है, शर्करा से अल्कोहल बनाने में भी बैक्टीरिया का मदद ली जाती है,
एसिटिक अम्ल की बैक्टीरिया होता है जो माइकोडर्मा अल्कोहल को विनेगर में बदल देता है। इस तरह से चर्म उद्योग में बैक्टीरिया का उपयोग होता है चर्म शोधक के लिए। जूट उद्योग में जूट से रेशा को अलग करने में। हमारी आंत में जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो अपशिष्टों को नम्नीकरण में मदद करता है। और कोई भी दलहनी फसलों के जड़ के गांठों में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। इस तरह से हम देख लिए कि बैक्टीरिया किस तरह से कहाँ कहाँ काम में आता है, हमारे लिए लाभदायक है। चलिए और भी लाभदायक कहाँ कहाँ है इस चीज़ को जानते हैं। कुछ बैक्टीरिया मृत जीवों के शरीर में अपघटनकर्ता के रूप में काम करता है। कुछ बैक्टीरिया जो है मृत जीवों के शरीर में अपघटनकर्ता के रूप में काम करता है। ये करता क्या है, कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक तत्वों में तोड़कर मिट्टी में मुक्त कर देता है, मिट्टी में मिला देता है। ये काम बैक्टीरिया का है, ठीक है। तो मृतजीवी के शरीर में कुछ ऐसा बैक्टीरिया पाया जाता है जो अपघटनकर्ता के रूप में होता है। अपघटनकर्ता के रूप में यह कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक तत्वों में तोड़कर मिट्टी में मुक्त कर देता है। याद रहेगा, कुछ बैक्टीरिया जो लाभदायक होते हैं इसको भी हम लाभदायक बैक्टीरिया ही कहते हैं। कंपोस्ट खाद बनाने में भी लाभदायक बैक्टीरिया का ही प्रयोग किया जाता है। ये अपघटनकर्ता होने के कारण ये जो है घरों या कारखानों से मल जल का जो निकासी होता है उसके उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है कुछ बैक्टीरिया का, ठीक ना, किया जाता है। जैसे इसका विधि है, कुछ इसका विधि ये है कि बड़े टैंक में एकत्र किए जाते हैं। घरों से निकलने वाले मल जल को एकत्र किया जाता है और इस टैंक में वायवीय या ऑक्सी बैक्टीरिया जैसे बेसिलस हो गया, स्यूडोमोनास हो गया, प्रोटियस हो गया। तो प्रोटियस, ये बेसिलस, स्यूडोमोनास, इस तरह के बैक्टीरिया को छोड़ देते हैं, प्रवाहित किया जाता है, इस टैंक में छोड़ दिया जाता है। और उसके साथ टैंक में पंप से हवा प्रवाहित किया जाता है। जैसे ही हवा को प्रभावित किया जाता है उस टैंक में, ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन उपस्थित हो जाते हैं वहाँ पे। ऑक्सीजन, जैसे ही हवा दिया जाता है ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं और ऑक्सीजन उपस्थित होंगे तो ये ऑक्सी बैक्टीरिया होते हैं। ये ऑक्सी बैक्टीरिया क्रियाशील हो जाते हैं, यानी अब जीवित हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं और काम करना शुरू करते हैं। यह कुछ ही घंटों में मल जल को कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों में अपघटन कर देते हैं, यानी बदल देते हैं। जितने भी मल जल है उसको अकार्बनिक एवं कार्बनिक में पदार्थों में बदल देते हैं। इस तरह से देखते हैं कि अपघटनकर्ता होने के रूप में इस बैक्टीरिया का कितना बड़ा उपयोग है, जो मल जल घर या कारखानों से निकलने वाले मल जल को किस तरह से यह बदलता है। तो हम आते हैं यह अपघटन कर देता है, इसके बाद भी यह क्या करता है इसको देखते हैं। तो कंपोस्ट खाद के उपयोग में लाया जाता है। यहाँ पर देखें कि मल जल का अपघटन होता है, उसके बाद उस मल जल को एक दूसरे टैंक में डाला जाता है। मल जल को वायवीय बैक्टीरिया से अलग कर देते हैं। उसके बाद अपघटन के बाद जो है वायवीय बैक्टीरिया जो उसमें छोड़ा जाता है उससे मल जल को अलग किया जाता है और एक दूसरे टैंक में ले जाया जाता है, दूसरे टैंक में रख देते हैं। इस टैंक में अवायवीय या अनऑक्सी बैक्टीरिया मल जल को फिर से तोड़कर इसमें फिर से अवायवीय और अनऑक्सी बैक्टीरिया प्रवेश कराया जाता है और मल जल को यह क्या करता है, फिर से तोड़ करके मीथेन जैसे गैस में बदल देता है। मीथेन जैसे गैस में बदल देता है। उससे अपघटन करने के बाद मल जल को ऑक्सी बैक्टीरिया के अपघटन के बाद दूसरे टैंक में डालने के बाद होता है ये मीथेन में गैस के निर्माण में बदल जाता है। इस तरह से प्राप्त गैस जो का मिश्रण है वह बायोगैस कहलाने लगता है और इस बायोगैस का उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, ईंधन के रूप में यानी जलाने के रूप में करते हैं। तो देखें कि बैक्टीरिया जो है वह किस तरह से हमारे लिए लाभदायक है, तो मल जल को किस तरह से हमारे लिए उपयोग में लाने योग्य बना देता है। तो बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। यहाँ इसके बाद जो बायोगैस के निकलने के बाद भी जो पदार्थ बच जाते हैं अपशिष्ट, उसको सुखा करके और उसका उर्वरक के रूप में, खाद के रूप में उपयोग में लाया जाता है। तो इस तरह से देख रहे हैं हम बैक्टीरिया कितना ज़्यादा हमारे लिए लाभदायक है। ठीक, तो आगे और भी देखते हैं कि इसका लाभदायक और भी क्या क्या करता है बैक्टीरिया हमारे लिए।
चलिए बैक्टीरिया का और कहाँ लाभ है बैक्टीरिया से ये देखते हैं। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है, ये बात सबको पता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है। लगभग यहाँ 78% 78% नाइट्रोजन है वायुमंडल में लगभग। जीवों के शरीर में संश्लेषित होने वाले पदार्थ जैसे कि प्रोटीन हो गया, जो जीवों के शरीर में संश्लेषित होने वाला जो पदार्थ है उसमें जैसे प्रोटीन हो गया, न्यूक्लियक अम्ल हो गया, विटामिन हो गया, क्लोरोफिल के निर्माण हो गया, ये नाइट्रोजन, ये सब का महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, प्रोटीन, न्यूक्लियक अम्ल, विटामिन, क्लोरोफिल से निर्माण नाइट्रोजन महत्वपूर्ण घटक होता है, जो कि हमको ये जीवों के शरीर में संश्लेषित होने वाले पदार्थ है। वायुमंडल में होने के कारण भी जीव नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं करते हैं, सीधे तौर पर नहीं कर पाते हैं। ये वायुमंडल में है नाइट्रोजन, फिर भी इसका उपयोग हम सीधे रूप से नहीं कर पाते हैं, यानी इसको हम सीधे वायुमंडल से ही नहीं ग्रहण कर सकते हैं। इसके लिए इसके उपयोग में लाने के लिए, इस नाइट्रोजन को उपयोग में लाने के लिए जो है सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, इस सब का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसके बिना यह हम उपयोग में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के उपयोग में लाने के लिए भी मदद करता है, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे यह किस तरह से लाते हैं, तो मिट्टी तथा दलहनी पौधे के गांठों में उपस्थित बैक्टीरिया जो होते हैं वह वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके उसे नाइट्रोजन के यौगिक शोषित कर अपने शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं अन्य उपयोगी पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक, यानी जो मिट्टी में और दलहनी पौधे में जो बैक्टीरिया पाई जाती है गांठों में, पौधे के गांठों में, दलहनी पौधे के गांठों में, और मिट्टी में जो बैक्टीरिया पाई जाती है, यह वायुमंडल से नाइट्रोजन ले लेता है, इसका स्थिरीकरण करता है, इसको नाइट्रोजन के यौगिक शोषित करके अपने शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं अन्य उपयोगी पदार्थ का निर्माण कर देता है, यही बैक्टीरिया। और जंतु जो जंतु अपने भोजन के लिए पौधों पर आश्रित होते हैं, उन्हें पौधों से ही यह सब चीज़ नाइट्रोजन प्राप्त हो जाता है इस रूप में। तो इस तरह से देख रहे हैं कि बैक्टीरिया कितना लाभदायक है हमारे लिए। ये नाइट्रोजन को हमारे शरीर में ज़रूरत को पूर्ति करने के लिए ये बैक्टीरिया ही है, जिससे कि यह हमारे शरीर लायक बना देता है, जिसको हम लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है, लगभग 78% है। जीवों के शरीर में संश्लेषित होने वाले पदार्थ होता है, जो जीवों के शरीर में संश्लेषित होता है वह पदार्थ लगभग प्रोटीन है, न्यूक्लियक अम्ल है, विटामिन है, क्लोरोफिल है। इसका निर्माण नाइट्रोजन के महत्वपूर्ण घटक होते हैं, इसके निर्माण में नाइट्रोजन का महत्वपूर्ण घटक है। तो यह वायुमंडल में होने के बाद भी जो है जीव नाइट्रोजन को सीधे तौर पर नहीं ले सकता है, इसके लिए बैक्टीरिया ही है जो उसके उपयोग लायक बनाता है और जीव उसको अपने उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो यह देख रहे हैं बैक्टीरिया में लाभदायक की नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन किस तरह से हमारे लिए लाभदायक है और किस प्रकार बैक्टीरिया इसे हमारे उपयोग के लायक बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो देख रहे हैं कि नाइट्रोजन को बैक्टीरिया किस तरह हमारे लिए उपयोगी बनाते हैं, फिर नाइट्रोजन पूर्ति भी करते हैं। ये वायुमंडल को फिर से नाइट्रोजन को पूर्ति करते हैं। अब क्या करते हैं कि पौधे और जंतुओं के मृत शरीर तथा उसके द्वारा जो उत्पादित नाइट्रोजनी अपशिष्टों को क्या पुनः मिट्टी में उपस्थित बैक्टीरिया तथा कवक और फंगी नाइट्रोजनी यौगिक में बदल देते हैं। इस तरह से क्या होता है कि प्राकृतिक में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहता है, यानी नहीं कमता है। नाइट्रोजन का उपयोग भी हो जाता है, फिर बैक्टीरिया द्वारा ही उसे पौधे या जंतुओं के मृत शरीर से उसको नाइट्रोजनी अपशिष्टों को पुनः मिट्टी में उपस्थित बैक्टीरिया तथा कवक या फंगी नाइट्रोजनी यौगिक में बदल देता है, और इस तरह से प्राकृतिक में नाइट्रोजन का पुनः लगभग पूर्ति हो जाता है। और इस विधि को हम कहते हैं नाइट्रोजन चक्र। इस तरह से नाइट्रोजन चक्र होता है, और पृथ्वी पर यानी कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होते रहता है, यानी नाइट्रोजन की फिर से पुनः पूर्ति होते रहता है। तो देख लिए हमको कि नाइट्रोजन
को हमारे उपयोग के लायक बनाने में बैक्टीरिया का कितना योगदान होता है, और इस तरह से फिर से वायुमंडल को नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में कितना योगदान होता है बैक्टीरिया का। अब देखते हैं कि हानिकारक बैक्टीरिया कौन कौन सा है।